So let's move to the second part of this chapter, that is law of conservation of energy. तो basically ये एग्ज़ाम में ना आपको याद करने की ज़रूरत है. बेसिकली ये इसकी कोई इतनी कोई ख़ास टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें बस ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड. ये पार्ट ए अभी में आ सकता है कि यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ, तो इट इज़ प्रिटी एविडेंट. आप क्या लिखोगे? टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें टोटल एनर्जी एक कीवर्ड है, सिस्टम एक कीवर्ड है और कांस्टेंट एक कीवर्ड है. ठीक है. और एक और बात इससे हमें ये पता चलती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. इसका मतलब ये है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, उस फॉर्म से फिर तीसरी फॉर्म में जाती है और फिर इस तरह कंटिन्यू करती रहती है. ठीक है. इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ ले तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व. ठीक है. अब आ जाओ कुछ एग्जाम्पल्स पे. अच्छा ठीक है. अब पहले एग्जाम्पल्स करने से पहले अब मैं आपको बताता हूँ हम किस तरह थोड़ा सा ये पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होंगी एनर्जी कन्वर्जन की, कुछ होंगी माइक्रो और डेली स्केल पे. माइक्रो और हमारी जो रियल लाइफ है, मतलब ह्यूमन लाइफ, हम सारे जो जैसे लिव कर रहे हैं उसके बेसिस पे. और कुछ होंगी मैक्रो बेसिस पे, जो कि पावर प्लांट्स और ये वाली सारी चीज़ों में कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी होती है, वो हम देखेंगे. ठीक है. तो दो तरह की टाइप्स हैं, एक माइक्रो जो डेली लाइफ से कंसर्न्ड है, और मैक्रो जो कि हायर प्लांट्स या पावर प्लांट्स इस तरह की चीज़ों में अप्लाई होती है माइक्रो एनर्जी कन्वर्जन. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो स्केल पे, मतलब डेली लाइफ में किस तरह हम एनर्जी कन्वर्जन देख रहे हैं. ठीक है. तो ये सारे सिनेरियोज जो है ना आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभार कोई भी सिनेरियो वो दे देगा और बोलेगा इसकी एनर्जी कन्वर्जन लिखो. तो इन सारे सिनेरियोज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एग्ज़ाम में आपको ये जो मैंने डेफिनेशन हर किसी के लिए लिखी होंगी ना, उसको रीफ्रेज करके लिखना आना चाहिए. तो कंसिडर अ स्विंगिंग पेंडुलम. फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है. ये एग्जाम्पल 1 है हमारी. ठीक है. अब हम स्विंगिंग पेंडुलम में एनर्जी कन्वर्जन्स देखेंगे. ठीक है. हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है. ए इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. B and C is our extreme points. ठीक है. और D क्या है? is in middle of A and C. ठीक है. at points B and C ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. ठीक है. एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या होता है? हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमेशा जो आपकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है. वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी अगर ज़ीरो हो गई तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. अच्छा, सबसे पहले एक बात समझो कि पेंडुलम में हमेशा काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस एंड मेक दिस लिटिल स्मॉलर सो आई कैन राइट हियर, इट वुड बी मोर क्लियर. सो सबसे पहले ये बात याद रखो कि पेंडुलम में एट एनी पॉइंट दो तरह की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और इनका सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है. ये एक बात याद रखो. एट एनी पॉइंट इन टाइम पेंडुलम पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. अब एट एक्सट्रीम पॉइंट्स जैसे कि बी एंड सी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv². अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है. तो इस केस में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू द होल कांस्टेंट. इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम एट बी एंड सी, क्योंकि वहाँ पे हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. एवरीथिंग इज़ क्लियर? कोई मसला है इसमें? आई होप सो कोई मसला ना हो, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स
अब आ जाओ नेक्स्ट चीज़ पे, ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपन्स एट पोजीशन ए, ठीक है, पोजीशन ए को विजुअलाइज करो। पोजीशन ए पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे लो होगी। क्यों सबसे लो होगी? क्योंकि देख रहे हो सबसे लो जो हाइट है वो ए पे है। देखो सी से भी सबसे ज़्यादा लो हाइट किस पे? ए पे। पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मिनिमम। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मिनट मैं आपको इसको और समझाता हूँ। एट पॉइंट ए पे अगर हम आए यहाँ पे, ठीक है, एट मीन पोजीशन देखो V वुड बी मैक्स, सही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगी, ठीक है, हेंस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। इतना क्लियर है। और हमें ये पता है, अच्छा अब इसको कैलकुलेशंस वाइज विजुअलाइज करो। हमें ये पता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम एट एवरी पॉइंट ऑन द पेंडुलम इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी टू सेटिस्फाई दिस कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू पूरी मिल रही है हर जगह। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी। एट पॉइंट डी क्या होगा? एट पॉइंट डी देखो बीच में ए और सी के, सी पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और ए पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो डी पे क्या होगा? हाफ ऑफ बोथ होगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा चलो इसको ना हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल के देखते हैं, सो इट वुड बी मोर क्लियर। अच्छा सपोज करो एट पॉइंट ए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह है। एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी इज़ 2, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, तो हम सपोज कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0.5, ठीक है, 0.5 और काइनेटिक ये मैक्सिमम है, ठीक है, ए पे मैक्सिमम होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। तो अब हम इनका सम ले लेते हैं, के ई प्लस पी ई इज़ इक्वल टू 2.5। अब हमें ये पता है कि ओवर द कोर्स ऑफ द जर्नी 2.5 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि हर पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम इतना ही रहना है, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट बी और सी पे आते हैं, एट पॉइंट बी एंड सी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? के ई प्लस पी ई इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 2.5, ठीक है, क्योंकि सम जो है हमारा 2.5 ही रहना हर जगह। अब अगर काइनेटिक ज़ीरो हो गई तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की क्या वैल्यू आ गई? 2.5 जूल्स, ठीक है, इतना क्लियर है। इस तरह हम देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। एट पॉइंट ए पे हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल मिनिमम होगी, और एट पॉइंट बी एंड सी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है और हमारी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यू कैन व्यू इट। एग्जाम्पल 2, अ कार एक्सेलरेट्स अप अ हिल, ठीक है, एक कार है जो कि अप अ हिल एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है विद नो एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ठीक है, तो इसको बैकवर्ड फोर्स कम लग रही होगी, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? अप द हिल, ठीक है, अप द हिल। तो इसकी अगर जैसे ये अप द हिल जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ कर रही होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि देखो इसकी हाइट बढ़ रही है ना, और एट दिस पॉइंट बी पे इट वुड बी इक्वल टू एच, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ कर रही है और वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2mv²। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। तो देखने से ये लग रहा है कि इनिशियली इसकी जो केमिकल एनर्जी थी फ्यूल की, दैट गेट्स कन्वर्टेड, इनिशियली जो इसकी केमिकल एनर्जी थी फ्यूल की, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू एनर्जीज, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो चलो इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या यही हो रहा है। केमिकल एनर्जी एट स्टार्ट, ठीक है, फ्यूल की, एज इट एक्सेलरेट्स अप द हिल, ठीक है, दिस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस। सिंस देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड। सिंपल स्टफ, ठीक है, इसको रीफ्रेज करके पैराफ्रेज करके आप एग्जाम में लिख सकते हो।
अ कार, एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। अ कार मूव्स अप अ हिल, ठीक है, वापस अप अ हिल जा रही है एट कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0 इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो देखने से ये लग रहा है कि इसकी जो केमिकल एनर्जी है, दिस वुड बी द हाइट, ठीक है, ऑफ द हिल, अप द हिल जा रही है, तो ये एच हाइट हो गई इसकी। तो देखने से ये लग रहा है कि इसकी जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, लेट मी ड्रैग दिस हियर, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है एक तो। और दूसरी क्या होगी, अब इस दफ़ा एयर रेजिस्टेंस है जो कि इसे पीछे खींच रही होगी, एयर रेजिस्टेंस इसे पीछे खींच रही होगी, तो सम एनर्जी वुड बी वेस्टेड इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी, ठीक है, केमिकल एनर्जी जिनमें कन्वर्ट होगी। सो लेट्स सी हमारा आंसर क्या है। सिंस कांस्टेंट स्पीड इज मेंशन्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, हेंस देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल 1/2 mv² होती है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब अगर स्पीड ही कांस्टेंट है एट द अप द हिल जाते हुए, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज इन इट। केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली, एंड हीट एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, या आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल हियर। तो हमारी एग्जाम्पल 3 भी हो गई। ये सारी एग्जाम्पल्स याद रखना माइक्रो स्केल पे कर रहे हैं हम, डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स, मैक्रो स्केल पे अभी नहीं गए, दैट इज़ बेसिकली फॉर पावर प्लांट्स, एनर्जी जनरेशन, वो वाली सारी एग्जाम्पल है। अब आ जाओ एग्जाम्पल 4 पे। अ पर्सन दैट इज़ बंजी जंपर फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, एक पर्सन है जो कि टॉप ऑफ द हिल से फॉल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारा वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, 0, देख रहे हो, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस 0, या फ्रिक्शन के अगेंस्ट 0। सजेस्ट एनर्जी चेंजेस व्हेन द रोप इज़ अनस्ट्रेच्ड, ठीक है, रोप जब अनस्ट्रेच्ड है तो एनर्जी चेंजेस क्या होंगे, ठीक है। इसको बंजी जंपर को सही तरह ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। A bungee jumper is basically something like this, और इसके बैक से एक रोप अटैच हुई हुई है। एनर्जी चेंजेस व्हेन द रोप इज अनस्ट्रेच्ड, तो ये नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, और रोप अनस्ट्रेच्ड है, तो ये जब नीचे गिर रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, और इंक्रीज़ क्या चीज़ कर रही होगी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यही लिखा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस वुड बी बेटर टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं इसके। सजेस्ट एनर्जी चेंजेस व्हेन द रोप स्टार्ट्स टू स्ट्रेच, ओ दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। सपोज करो ये बंजी जंपर है यहाँ पे वापस, ठीक है, इसके पीछे एक रोप लगी हुई है। अब ये रोप जो है वो स्ट्रेच करना शुरू हो रही है, जिस तरह ये नीचे गिर रहा है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन अब ये रोप जो है ना वो भी स्ट्रेच कर रही है। तो अब अगर रोप स्ट्रेच करती है तो उसमें कौन सी एनर्जी जमा होना शुरू हो जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने पहले भी ये पढ़ा है ऊपर, अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे हमने जब पढ़ा था कि वर्क डन कौन सी एनर्जीज़ में डिवाइड होती है। देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, स्टोर्ड व्हेन अ स्प्रिंग स्ट्रेचेज और कंप्रेसेज। स्प्रिंग, रोप, कोई भी चीज़ स्ट्रेच या कंप्रेस करेगी तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो यही हुआ है। तो अब हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम हो रही है, दैट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दैट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं, as the rope stretches, loss in potential energy, as the speed reduces there will be a loss in kinetic energy as well, and since the rope stretches there will be a gain in the elastic potential energy। ओके, इसमें एक पॉइंट हम मिस कर गए, ठीक है। अब जैसे रोप स्ट्रेच होगी ना तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ना वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज रोप की स्ट्रेच होने से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। रोप के स्ट्रेच होने से इसकी वेलोसिटी वुड डिक्रीज़, ठीक है, हेंस काइनेटिक एनर्जी वुड डिक्रीज़ एज वेल, और इसकी इंक्रीज़ क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। बेसिकली अभी भी अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया ना किस तरह अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हुई है, तो देखो ये समझो। अब सपोज़ करो एक चीज़ लटकी हुई है इससे
रोप से, और एक चीज़ है फ्री फॉल में। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी कम होगी? इस वाली चीज़ की, ठीक है। तो इसलिए जब रोप स्ट्रेच हो जाती है तो वो उस ऑब्जेक्ट को फिर पुश करना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी उसकी गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 में वो क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट दैट इज दिस, ठीक है, इज placed on a spring as shown below. The spring is compressed, ठीक है, and then release। सही है। तो इनिशियली हमारे पास क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद हमसे वो पूछ रहे हैं कि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, तो हमें ये बताना है, एनर्जी कन्वर्जन। अच्छा, अब जब हम इस स्प्रिंग को कंप्रेशन से छोड़ेंगे ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी। ऑल्सो जैसे ही हम ब्लॉक को ऊपर छोड़ेंगे इट विल मूव, और मूव करेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू थिंग्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स सी इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन किस तरह दी हुई है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एज इट कंप्रेसेस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है इसमें कन्वर्ट होती है, और किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एज इट बिगिंस टू राइज, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ मैक्रो स्केल पे। अभी तक हमने पढ़ी थी डेली लाइफ एग्जांपल्स, अब हम पढ़ते हैं मैक्रो स्केल पे क्या होंगी एनर्जी कन्वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको सारी याद करनी पड़ेंगी बेसिकली, या रिफ्रेश करके एग्जाम में लिख लो, जो भी करना है, लेकिन दीज आर मस्ट लर्न, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है? ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बेसिकली ये होता है कि पानी एक हाइट से यहाँ पे वाटरफॉल की थ्रू गिराया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। जब पानी इस हाइट से गिर रहा होगा और नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? अपॉन रीचिंग द टर्बाइन इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग ब्लेड। सिंपल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा शुरू से देखते हैं इसको, देखो पहले इसकी कन्वर्जन जो है ना वो शुरू से लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली याद रह जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। आगे जाके क्या होगा? दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग व्हाट? ब्लेड्स, ठीक है। अब देखते हैं और क्या कन्वर्जन होगी इसमें, और इसमें क्या कन्वर्जन होगी? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स, ठीक है। और ये जो ब्लेड्स हैं वो जनरेटर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू जनरेटर्स। सही है, इतना क्लियर है। इसमें 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर थी, वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में। उसके बाद हमारी एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स में, और वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जनरेटर्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट मैक्रो एग्जाम्पल पे, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दिए हुए हैं। बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में, और डिसएडवांटेज ये है कि रिक्वायर्स अ लार्ज एरिया फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कोल फायर पावर प्लांट्स पे आओ, ये हमारी है सेकेंड एग्जाम्पल ऑन मैक्रो स्केल, ठीक है। अब आ जाओ इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी फ्रॉम कोल, ठीक है। अब मैं इसे मार्क करता जा रहा हूँ, आप पढ़ लो, इट इज़ क्वाइट एविडेंट। इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हमारी फर्स्ट कन्वर्जन हो गई बाय द बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। दिस थर्मल एनर्जी एंटर्स द बॉयलर टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, ठीक है। दिस थर्मल एनर्जी एंटर्स द बॉयलर टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, ठीक है। वाटर की कन्वर्जन करा दी इसने स्टीम में, ये एक की पॉइंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या थी? याद करो, केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, इस हीट एनर्जी ने वाटर को कन्वर्ट किया स्टीम में, ठीक है। अब ये स्टीम टरबाइन को ड्राइव करेगी एट हाई प्रेशर्स, सही है। दिस स्टीम ड्राइव्स द टरबाइन एट हाई प्रेशर्स, ठीक है, सही है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब ये स्टीम
अब ये स्टीम जो है जो आपकी बनी है थ्रू हीटिंग वाटर, ये स्टीम जो है वो ड्राइव करेगी टरबाइन एट हाई प्रेशर्स, ये चौथा स्टेप हो गया। और ये टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर से, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ये आपका फिफ्थ स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? केमिकल एनर्जी ऑफ कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू द बॉयलर, जहाँ पे वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, और ये स्टीम यूज़ होती है टरबाइन को मूव करने के लिए एट हाई प्रेशर्स, और ये टरबाइंस कनेक्टेड होते हैं जनरेटर से दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जांपल। अच्छा, इसका एडवांटेज ये है कि ये चीप है, डिसएडवांटेज ये है कि दिस कॉजेस पोल्यूशंस। अब आ जाओ थर्ड एग्जांपल पे, दैट इज़ ऑन द मैक्रो स्केल, एयर टरबाइंस, विंड मिल्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लेड, फर्स्ट पॉइंट, एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल कॉजेज देम टू रोटेट। ठीक है, these windmills or wind turbines are internally connected to generators where electricity is produced. This is very simple. होता क्या है? विंड आती है, टरबाइन को घुमाती है, ठीक है, एंड दीज टरबाइंस आर बेसिकली कनेक्टेड टू जनरेटर्स दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड फर्स्ट ऑफ ऑल गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स, दीज कैन गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइंस which gets converted into electric energy into generators. ओके है, सब लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली मेमोराइजेशन स्टफ। इसमें से कभी कभार आ जाता है कि हाउ डज अ विंड टरबाइन रन, हाउ डज कोल फायर्ड पावर रन, हाउ डज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रन। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या वो पूछ लेगा कि विंड एनर्जी के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो आप ये लिख दोगे। एडवांटेज ये है कि रिन्यूएबल है, डिसएडवांटेज ये है कि आउटपुट वेरीज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड। ठीक है, कैलकुलेशंस, अब आ जाओ कैलकुलेशंस पे। ठीक है, अब असल होती है गेम शुरू। ठीक है, अब आएगा मज़ा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आते हैं 5-6 मार्क्स के, सो दिस वुड बी ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। अ टॉय कार ऑफ मास दिस 4 kg इज़ रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए। अच्छा, ये बेसिकली अभी सिर्फ टॉपिक में एग्जाम्पल्स देख लो, पास पेपर हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, इज़ रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन। चलो एक चीज़ तो नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। कैलकुलेट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस बी। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे पॉइंट ए पे अगर ये रेस्ट से शुरू हो रही है तो इसकी ओनली एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट वुड बी इक्वल टू mgh। m क्या है हमारे पास? 4 kg, ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, तो 4 आ गया, g आ गया क्या हमारे पास? 10, h क्या आ गया? 20। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़ा है ऊपर कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब बी पे क्या है? अब बी पे ओनली एनर्जी क्या बची है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक है, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू व्हाट? ये वाली एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 800 1/2 मास हम यहाँ पे 4 रखेंगे और v² को हम निकाल लेंगे। तो v क्या आती है हमारे पास? लेट्स सी इन द एग्जांपल किस तरह किया। यस, इसी तरह किया, 800 और v हमारे पास 20 आती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, हमने बेसिकली पॉइंट ए पे एनर्जी निकाली और पॉइंट ए पे हमारे पास सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों? क्योंकि बॉल एट रेस्ट थी। पॉइंट बी पे आते आते हमारी सारी हाइट ख़त्म हो गई, तो हमारे पास सिर्फ क्या बची? काइनेटिक एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एनर्जी से हमें पता है कि टोटल एनर्जी एट ए वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। इससे हमने इक्वेट कर दिया और हमने वेलोसिटी निकाल ली। सिंपल स्टफ। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? वही चीज़ है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है आपकी बॉल, बी पे आ रही है, सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रही है 5 न्यूटन की। अब आपको याद है फ्रिक्शनल फोर्स की एनर्जी किस तरह निकालते हैं? ठीक है, या उसका हीटिंग इफेक्ट किस तरह निकालते हैं, हमने पढ़ा है। अगर किसी को याद हो, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन या एनर्जी निकालते हैं हम, ऊपर अगर जाएं हम, ये रहा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट इज़ इक्वल टू एनर्जी वेस्टेड
अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट इट ट्रैवल्स इन द, अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगा? फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, फोर्स के डायरेक्शन में, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ एफ सब्सक्रिप्ट एफ। ठीक है, क्लियर है? ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालेंगे किस तरह? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम नीचे आके देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगर हम आए तो ये सवाल नहीं, ये तो हमने कर लिया, ये वाला है। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किस तरह निकालेंगे? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वुड बी इक्वल टू एफ एफ इंटू डी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स पता है, डी नहीं पता। डी क्या होगा? ये वाला पाथ। ठीक है, डी ये वाला पाथ होगा, क्योंकि फोर्स जो है फ्रिक्शन की वो इसी बात पे लग रही है, तो डी भी हमारा यही वाला पाथ होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरह लग रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह लग रही है पाथ पे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है हमारे पास 5 न्यूटन। अब डी किस तरह निकलेगा? डी हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। देखो, अगर ये मैं ट्रायंगल बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, दिस बीइंग द 30 डिग्री एंगल, दिस बीइंग डी, और मुझे ये 20 पता है, तो क्या मुझे बता सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह निकलेगा? हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन का। साइन 30 इज इक्वल टू 20 अपॉन डी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेट मी राइट इट क्लियरली। साइन 30 would be equal to perpendicular upon hypotenuse, ठीक है, and this would be equal to what? This would be equal to 20 upon d। ठीक है, तो आपके पास d क्या आ जाएगा? किसी को है अंदाज़ा? इज इक्वल टू 20 अपॉन साइन 30, ये आपका आ जाएगा d। ठीक है, ये आपका आ जाएगा d। तो ये आपके पास d आ गया, तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन 30 से यहाँ पे। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गई आपके पास। लेट्स सी इसी तरह किया है एग्ज़ाम में कि नहीं। देखो, यही किया है इन्होंने, साइन 30 नीचे ये ले गए, d हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमारे पास क्या आएगा? 5 × 40 इज़ इक्वल टू वॉट? 200 जूल्स। सही है, अब हमारा सिनेरियो समझो क्या होता है। ठीक है, gravitational potential energy at A gets converted into kinetic energy at B plus work done against friction। ठीक है, तो शुरू में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या निकाली थी? फर्स्ट पार्ट में निकाली है ना, 800। ठीक है, तो ये 800 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस 200। ठीक है, तो हमारे पास कितनी एनर्जी बची? अगर मैं 200 यहाँ पे 800 से माइनस कर दूँ तो 600 इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, m हमें पता है, v आ जाएगी इजीली। ठीक है, लेट्स सी इसमें सोल्यूशन में हमने क्या किया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाई है हमने, डिस्टेंस निकाल लिया है d। ठीक है, 40 आ गया हमारे पास। फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट स्टार्ट निकाली इस पॉइंट a पे। ठीक है, तो क्या आ गई? mgh से 800 आ गई। ठीक है, फिर हमने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल लिया। ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल, d जो हमने निकाला था दैट वाज 40, ये आ गई 200 जूल्स, एंड दिस एनर्जी इज़ बेसिकली वेस्टेड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट A वाज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस फ्रिक्शनल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या बचेगी? 600। सिंपल स्टफ, ये वाली इक्वेशन लगी है यहाँ पे। अगर मैं इससे मूव करके यहाँ पे ले आऊँ, लेट मी ब्रिंग इट हियर, तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब अगर 600 बची, देन यू पुट द मास वैल्यू एंड इक्वेटेड टू काइनेटिक वैल्यू, और आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बॉल ऑफ मास 4 kg है। ठीक है, इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स। तो बेसिकली सिनेरियो कुछ इस तरह है, बॉल ऑफ मास 4 kg है। ठीक है, इट इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे u 0 है। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ
200 मीटर्स, ठीक है। एज इट ट्रेवल्स ड्यू टू फ्रिक्शन 40% ऑफ इट्स एनर्जी इज़ वेस्टेड एज हीट, ठीक है। 40% ऑफ इट्स एनर्जी इज़ वेस्टेड एज हीट, ये याद रखो। कैलकुलेट इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए मार्क कर दूँ तो मुझे बताओ पॉइंट ए पे कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड सिंस इस सवाल में फ्रिक्शन है, हमें बताना है कि बी पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। सिंस इस सवाल में फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहले तो हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम इसे खुद सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, अगर मैं इससे ए देखूँ यहाँ पे क्या होगा 4 mgh होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 4g10, h क्या है 200 मीटर, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 8,000 जूल्स। अब हमें कह रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है ना वो 40% ऑफ दिस वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 40% ऑफ 8,000 निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट वुड बी इक्वल टू 40/100 इंटू 8,000, ठीक है। दैट वुड इक्वल टू 32,000 जूल्स, सही है। तो हमारे पास दो एनर्जीज आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट बी किस तरह आएगी, देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज़ इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है। यही इक्वेशन हम बार बार लिखते हुए आए लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। एक पॉइंट पे जो एनर्जी होगी दूसरे पॉइंट पे भी वही होगी, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि 8,000 है, हमने इसे माइनस कर दिया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन से, हमारे पास क्या बच गई काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो अगर 8,000 को आप 3200 से माइनस करोगे तो व्हाट विल यू गेट 4,800 जूल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब 4,800 को अगर आप इक्वेट कर दो 1/2 mv² से, ठीक है। मास आपको पता है, मास इज इक्वल टू व्हाट 4 kg, ठीक है। तो वेलोसिटी आप निकाल लोगे इजीली क्योंकि एक ही वेरिएबल बाकी है। 4800 इज इक्वल टू 1/2 4 इंटू v², आपके पास v² ही बाकी है सिर्फ, सो यू कैन ईजीली कैलकुलेट इट, ठीक है, इज इक्वल टू √2400। लेट्स सी वर्किंग में किस तरह किया गया है। ये उन्होंने पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए निकाली, सिमिलरली 8,000 आई इनकी। स्टेप 2 में इफ़ 40% इज़ लॉस, सो जो रिमेनिंग बची है वो 4,800 जूल्स है, ठीक है। स्टेप 3 में इसको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट किया एंड वी गॉट आंसर ऑफ 49 ms-1, सही है। तो नाउ लेट्स कम ऑन टू एग्जाम्पल 4, ठीक है। अ बॉल इज़ रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स, यहाँ से बॉल रिलीज हो रही है, ठीक है। ये 40 मीटर्स की हाइट है, ठीक है। लेट से दिस 40 मीटर। कैलकुलेट्स इट्स स्पीड व्हेन इट्स मिड वे ड्यूरिंग इट्स जर्नी, ठीक है। अब पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया एंड पॉइंट सी हो गया। यहाँ पे ये रेस्ट से रिलीज़ हो रही है, तो पॉइंट ए पे एट पॉइंट ए आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एट पॉइंट सी दैट इज़ मिडवे, ठीक है, मिडवे एट पॉइंट सी, तो आपके पास क्या होगी, हाफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और हाफ काइनेटिक होगी, ठीक है। बी पे क्या होगी, एट पॉइंट बी ओनली काइनेटिक। सो सबसे पहले तो हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है। दैट वुड बी इक्वल टू mgh। m क्या है हमारे पास, m इज़ इक्वल टू 4, हाइट क्या है 40, g क्या है 10, तो ये इक्वल हो जाएगी किसके 1600 जूल्स के। अब हमें लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी से पता है कि एट एवरी पॉइंट ए सी बी जो एनर्जी टोटल है वो 1600 जूल्स ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अब अगर पॉइंट सी पे 1600 जूल्स में हाफ एनर्जी जो है काइनेटिक है, तो काइनेटिक कितनी होगी 800 जूल्स, सही है। तो हमें क्या स्पीड निकालनी है ना, तो अगर हम 800 को इक्वल टू 1/2 mv² कर दें, m हमें पता है 4 के इक्वल है, तो हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी का अननोन बचेगा। वी कैन ईजीली कैलकुलेट दैट।
1 to 400 को अंडर रूट में करो तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20 ms-1। इट्स प्रीटी ईजी। देखते हैं इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या किया है। देख रहे हो मिडवे पे आ गया। एट मिडवे वी एक्सपेक्ट हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी। इन्होंने पहले टोटल एनर्जी निकाल ली एट पॉइंट ए, ठीक है, इस तरह। यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स, सब कुछ लिखा हुआ है, नीट क्लीन वर्किंग की हुई है, सो यू विल हैव अ गुड टाइम स्टडिंग दिस एंड रिवाइजिंग दिस। तो मिड पॉइंट पे क्या होगी, पॉइंट सी जो हमने मार्क किया था, हाफ काइनेटिक एनर्जी, इन्होंने 800 ले ली है, ठीक है, ओके। अब 800 को आपने इक्वेट कर दिया 1/2 mv² से, आपका v क्या आ गया 20 ms-1। सो दिस इज़ इट फॉर द लेक्चर। प्लीज़ गो थ्रू इट, गो थ्रू ऑल द फार्मूलाज, गो थ्रू द नोट्स, क्योंकि आगे और ही डिफ़िकल्ट होने वाली है फिज़िक्स। इट वुडेंट गेट ईजी। आई विल ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल, लेकिन आपको ये रिवाइज़ करना ज़रूरी है। एंड वी विल बी डूइंग पास्ट पेपर क्वेश्चंस इन द क्लास आफ्टर दिस क्लास। सो अभी एक और क्लास होगी पावर की, उसके बाद हम पास्ट पेपर्स करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।